डेट है आज 20 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कार्ड टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन का मतलब ये है, जैसे अभी आप कार्ड यूज करते हो अपना एटीएम, चाहे डेबिट कार्ड हो या एक क्रेडिट कार्ड हो। जैसे आप शॉपिंग करने के लिए गए, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का मतलब है एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें कार्ड आप स्वैप करते हो और पेमेंट हो जाती है। तो उस मशीन में जो कार्ड यूज होता है, तो उसमें ये दिक्कत रहती है कि कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ रह सकती है। कार्ड की इन्फॉर्मेशन को फिर इसकी सिक्योरिटी है जो ये ब्रीच हो सकती है, यानी कि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है उसके द्वारा जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन को यूज कर रहा है। इसी दिक्कत से बचने के लिए और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने ये टोकेनाइजेशन ऑफ कार्ड का सजेशन दिया कि अब जो कार्ड है उस कार्ड की डिटेल्स यूज नहीं होंगी, उसकी जगह पर टोकन यूज होगा। टोकन का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे पेमेंट करा रहे हो और आपने एक कोड जनरेट कर लिया, वो यह टोकन कोड जनरेट कर लिया। तो आप जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे कार्ड स्वैप आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उस जैसे एक कोड आएगा, जैसे आप पेमेंट करते हो मान लो कहीं पे, तो आपके मोबाइल में ओटीपी आता है ना, वन टाइम पासवर्ड, इसी तरह का एक कोड होगा। आप वो कोड दे दोगे और पेमेंट हो जाएगी। तो ये होगा टोकेनाइजेशन सिस्टम, यानी कि कार्ड की डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, चाहे आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे या एक क्विक रेस्पॉन्स कोड जो क्यूआर कोड होता है उस पर पेमेंट करना हो, तो इसमें बिना किसी कार्ड डिटेल दिए हुए इसे यूज किया जा सकेगा पेमेंट करने के लिए। और ये टोकन देखो वन टाइम सिस्टम होगा, जैसे ये वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी, ऐसे एक समय के लिए यूज हो सकेगा। तो आरबीआई ने प्लान किया है कि टोकेनाइजेशन का ये जो सिस्टम है यूज किया जाएगा हर एक ई कॉमर्स कंपनी हो चाहे कैसी कंपनी हो, सबके लिए। आरबीआई ने मार्च 2020 में मर्चेंट के लिए ये गाइडलाइंस इशू की थी। मर्चेंट का मतलब है व्यापारी, ट्रेडर, के वो कार्ड की इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे ये सेव करके ना रखें। जैसे मान लो अमेजन एक साइट है जिससे आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, या फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट साइट है। तो उन पे जब आप मान लो शॉपिंग कर रहे हो, तो शॉपिंग कर रहे हो तो अपने कार्ड की डिटेल दे रहे हो, तो सेटिंग में वो ना डिटेल सारी सेव कर लेती है, ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारी डिटेल। तो ये गाइडलाइंस जारी की थी आरबीआई ने कि जो ऑनलाइन साइट हैं या ये वेबसाइट हैं, ये डेटा सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए किसी भी आदमी की कार्ड की इंफॉर्मेशन को सेव ना रखें। और ये गाइडलाइंस फिर सितंबर 2021 में फिर दोबारा से इशू की। फिर बोला इन कंपनियों से, इनसे कहा कि भाई साहब ये इस साल का एंड होगा ना, इस साल के एंड तक आपको ये रेगुलेशन माननी है, कंप्लाई करना है इससे कि किसी के कार्ड की डिटेल आपको अपनी वेबसाइट पे रखनी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु मेक्स इट मैंडेटरी टू स्टैंड वाइल स्टेट सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। जो फर्स्ट टॉपिक था वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने अभी एक लॉ बनाया है और ये मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य, कि अगर स्टेट सॉन्ग बजाया जाएगा या बोला जाएगा, गाया जाएगा, तो हर एक आदमी जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसे खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंडिंग, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ेगा। देखो भाई साहब, जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान, जब बोलते हैं ना जन गण मन गण अधिनायक जय हो, वो वाला, तो जब ये बोला जाता है या कहीं पे बजाया जाता है तो हर एक इंसान खड़ा होता है रेस्पेक्ट के लिए, हमारे नेशन के रेस्पेक्ट के लिए, नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट के लिए। तो इसी तरह से क्या है ये, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कहीं पे भी खड़ा होना नेशनल एंथम के लिए। लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसका जो स्टेट सॉन्ग है जिसका नाम है तमिल थाई वाजतू, ये प्रेयर सॉन्ग है। जब भी ये बजाया जाएगा, ये मदर तमिल के लिए, उसकी प्रेज के लिए, प्रशंसा के लिए बजाया जाता है या गाया जाता है स्टेट सॉन्ग। तो ये डिक्लेयर कर दिया है जब भी ये गाया जाएगा, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, एक ऑर्डर पास करके, लॉ नहीं बनाया, ऑर्डर पास किया है कि हर एक आदमी जब भी प्रेजेंट होगा, इस सॉन्ग को जब भी बजाया जाएगा या गाया जाएगा, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, सिवाय डिफरेंटली एबल पर्सन के, यानी कि जो हैंडीकैप्ड है, खड़ा नहीं हो सकता, उसके सिवाय सबको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में लिए। ये इशू क्या है, देखो कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जजमेंट का नाम है कान एलंगो वर्सेस स्टेट केस। इसमें फैसला सुनाया था कि ये कोई स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है कि हर एक आदमी को जब ये तमिल थाई सॉन्ग बजाया जाए कि खड़ा रहना पड़े। ये कोई ना तो स्टैट्यूटरी लॉ बना हुआ है कोई, ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसके लिए कोई रिक्वायर नहीं है कि खड़े होने के लिए। तो इसलिए ना तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया कि खड़ा रहना पड़ेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का देखो एक ऑर्डर है जिसमें इस हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने इसको रेफर किया था, इस केस को,
हाई कोर्ट ने रेफर किया था जो बिजॉय इमेनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस है 1986 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, 3 बच्चे थे भाई साहब, एक स्कूल में पढ़ते थे, वो राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते थे। नेशनल एंथम है जो हमारा राष्ट्रगान, आप सब स्कूल में गए होंगे, स्कूल में जब सुबह प्रार्थना बोलती है प्रेयर, उसमें राष्ट्रगान भी बुलवाया जाता है, नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जय हो वाला। तो ये 3 बच्चों ने बोलने से इनकार कर दिया कि वो नहीं गाएंगे, लेकिन उन बच्चों को फिर स्कूल से निकाल दिया। उन बच्चों ने भाई साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी, राइट टू एजुकेशन का नाम देके। तो एजुकेशन ये उन्हें यानी कि स्कूल से बाहर निकाल दिया, बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों की री एडमिशन का ऑर्डर दिया कि उन्हें दोबारा से एडमिट किया जाए, स्कूल में एडमिशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी नेशनल एंथम गाने के लिए कहीं पे भी किसी कानून में, लॉ में ये प्रोविजन नहीं है कि वो उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसे गाना ही पड़ेगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कानून में, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक 2017 में एक केस है श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये वाला केस नारायण चौकसी वाला केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिनेमा हॉल हैं जो, जब भी सिनेमा हॉल में कोई मूवी या फिल्म चलाई जाती है ना, तो उससे पहले नेशनल एंथम बजाया जाएगा, राष्ट्रगान, और तब सबको ये खड़ा होना पड़ेगा, सबकी ऑब्लिगेशन है। लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की दोबारा से, इस 2017 के अपने जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर कहा कि देखो भाई साहब, खड़ा होना ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। राष्ट्रगान तो बजाया जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है, यानी कि वो खड़ा हो ना हो उसकी मर्जी आदमी की, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन रेज किया हाई कोर्ट द्वारा, जब हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि खड़ा होना जरूरी है या नहीं है, तो ये बोला मद्रास हाई कोर्ट ने कि भाई साहब ये तमिल थाई वस्तु, ये सॉन्ग जब बजाया जा रहा है तो क्वेश्चन ये उठता है क्या इसको रेस्पेक्ट देने के लिए, आपके सॉन्ग को जो प्रेयर सॉन्ग है उसको रेस्पेक्ट देने के लिए खड़े होकर ही रेस्पेक्ट देना जरूरी है क्या? क्या सिर्फ एक ही वे है, ओनली वन मोड है कि रेस्पेक्ट शो करने के लिए? यानी कि देखो हमारे देश में डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट कल्चर रहती हैं, बहुत डिफरेंट रिलीजन के, कास्ट के लोग रहते हैं, और प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं हम। प्लूरलिज्म का मतलब है इस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना, जो भी विभिन्नता है, विविधता है, इसको सम्मान देना। तो ये एक वे नहीं हो सकता है, यानी कि ये तो फॉल्स रेस्पेक्ट होगा अगर पीपल को लॉ के द्वारा उसे रेस्पेक्ट करना पड़े। कानून बना के आप किसी चीज़ को रेस्पेक्ट कराओ, यानी कि सम्मान कराओ, तो ये लॉ तो क्या है, एक पर्सन के लिए बनाया जा सकता है, यानी कि एक वे तो नहीं हो सकता ना रेस्पेक्ट करने का। ये क्वेश्चन रेज किया मद्रास हाई कोर्ट ने। तो कंसर्न क्या है, परेशानी क्या है इसमें? देखो परेशानी ये है, अगर आप किसी को मतलब ये स्टैंड होना पड़ेगा और पेट्रियोटिक विजिलेंट एक तरह से हो जाएगा, यानी कि लोगों को परेशान करेगा, ये हैकल करेगा, ये जबरदस्ती लॉ के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा किसी को ये रेस्पेक्ट देने के लिए बोला जाए। ऐसी रेस्ट्रिक्शन, जो ऐसी बाधाएं हैं खड़े होने की या रेस्पेक्ट देने की, जो 1971 का जो एक्ट बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये देखो जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग, ये इसके लिए एक्ट बनाया हुआ है कि कोई भी जो नेशनल ऑनर है हमारा, उसको ना आप इंसल्ट नहीं करोगे, यानी कि भले ही आप रेस्पेक्ट ना दो, सम्मान ना करो, लेकिन बेइज्जती नहीं करोगे भाई साहब, इंसल्ट नहीं करोगे, ये एक्ट बनाया हुआ है। तो इसमें भी कहीं पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि आपको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, बस इतना है कि आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे, उसका असम्मान नहीं करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेगासस स्नूपिंग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया था इंक्वायरी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया, इसकी प्रोसीडिंग स्टे लगा दिया, यानी कि रोक दी है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है और स्नूपिंग का मतलब है जासूसी करना, स्पाई करना, जासूसी करना। स्पाई या स्नूपिंग एक ही बात है। इशू क्या है? इशू ये है जो ये सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, जासूस करने वाला पेगासस सॉफ्टवेयर है। जैसे आपकी एप्लीकेशन है ना मोबाइल में, कोई सी भी मान लो, जैसे व्हाट्सअप हो गई या यूट्यूब की एप्लीकेशन हो गई, ऐसे एक सॉफ्टवेयर है, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा, कंप्यूटर की, मोबाइल की, किसी की भी। ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, इजराइल की एक कंपनी ने बनाया था और ये पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट को बेचा क्यों? इसलिए बेचा भाई साहब, देखो टेररिज्म को रोकने के लिए, जो टेररिस्ट या इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सेपरेटिज्म की एक्टिविटी होती रहती हैं, उनको रोकने के लिए। यानी कि जो टेररिस्ट हैं उनके फ़ोन में मान लो एक बार इंस्टॉल हो गया तो उनकी बात सुन सकते हैं,
उनके मैसेज वगैरह पढ़ सकते हैं, उनके फ़ोन की सारी डिटेल ले सकते हैं। तो इसलिए ये कंपनी बेचती है, इसने तो ये बोला। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारी इसे गलत तरीके से यूज कर रही है। जैसे अभी रिपोर्ट आई थी हमारे इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपोजिशन पार्टी के मेंबर के फ़ोन की टेपिंग की इसके जरिए। और ये भी अभी आ रहा है कि फ़ोन की और टारगेटिंग की जा रही है पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा, और सर्विलेंस की जा रही है। यानी कि इसकी जो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी है अपडेट कर दिया, और ज़्यादा इसकी पावर हो गई है सॉफ्टवेयर की। ये और अच्छी तरीके से सर्विलेंस यानी कि निगरानी कर सकता है। इसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी बढ़ गई है। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, किसी की एक तरह से देखभाल करना, जासूसी करना, एक तरह से उसी का सिनोनिम हो जाता है निगरानी करना। तो पेगासस क्या है? सॉफ्टवेयर है एक, जो इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया था। ये सॉफ्टवेयर फ़ोन में चला जाता है। आपके फ़ोन में जाने के बाद जैसे मान लो सॉफ्टवेयर में एक लिंक भेजी, लिंक, ये सॉफ्टवेयर है जो एक लिंक भेजी इस सॉफ्टवेयर की आपके मोबाइल में, वो लिंक आई आपके मोबाइल पे, स्क्रीन पे आई, वो आपने क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि एक मालवेयर की तरह काम करेगा। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके फ़ोन को हैक करने वाला सॉफ्टवेयर, हैक कर लेगा, डेटा चुरा लेगा। तो आपके फ़ोन में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे आपके फ़ोन में व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ली, ऐसे ये इंस्टॉल हो गया अपने आप, जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया। इंस्टॉल होने के बाद ये फिर सारी कंप्लीट एक्सेस ले लेगा आपके फ़ोन की। आपके फ़ोन का जो कैमरा है, कैमरा तक यूज कर लेगा। आपका कैमरा भले ही ऑन नहीं है, आसपास आपके रूम में क्या चल रहा है वो देखता रहेगा, जिसने सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया है। बात क्या हो रही है, ऑडियो सुनता रहेगा आपके फ़ोन से। आप कहाँ पे बात कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। यानी कि ये सारे टारगेट की प्राइवेट डेटा को भेजेगा। पासवर्ड क्या लगा रखा है आपने अपने फ़ोन में, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है आपके, किस किस के नंबर हैं, कैलेंडर इवेंट, कोई कैलेंडर में इवेंट सेव कर रखा है, टेक्स्ट मैसेज क्या क्या आ रहे हैं आपके फ़ोन में, लाइव वॉइस कॉल किस किस के पास आप कॉल कर रहे हो, सारी ये सुनता रहेगा, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा ये। इवन फ़ोन का कैमरा, माइक्रोफोन यूज करके आप क्या आसपास की एक्टिविटी क्या हो रही है देख सकेगा, वीडियो के जरिए सुन भी सकेगा। एक इसमें जीरो क्लिक अटैक भी है। ये जीरो क्लिक अटैक पे भी काम करता है स्पाईवेयर। देखो अभी तो पेगासस ने लिंक भेजी, आपने क्लिक की तो इंस्टॉल हो गया। ये भाई साहब तब ये भी है, देखो पहली बात तो ये, अगर आपको किसी लिंक के बारे में नहीं पता है तो आप उस पर कभी यानी कि क्लिक ही ना करें। वहाँ पे लिखा आता है ना अलाउ या डिसअलाउ, तो डिसअलाउ करें हमेशा, या एक्सेप्ट, डिक्लाइन तो हमेशा डिक्लाइन करें, अलाउ पे कभी क्लिक ना करें। और बिल्कुल अलाउ डिसअलाउ के बजाय आप क्रॉस बटन होता है ना, उस क्रॉस पे काट दें। तो देखो ये जीरो क्लिक अटैक पे भी काम करता है। जीरो क्लिक अटैक का मतलब ये, आपके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर भेजा या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भेजा, वो आपने क्लिक भी नहीं किया ना, बस एक मिस कॉल दे दी इसने, मिस कॉल देने के बाद आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया ये सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल में आपने क्लिक भी नहीं किया तब भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ये कैपेबिलिटी है इसकी, यानी कि ह्यूमन इंटरेक्शन कहीं पे नहीं हुआ है, ह्यूमन ने कोई क्लिक नहीं किया कहीं पे भी, और आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। तो इसके लिए देखो ऐसे फिशिंग अटैक की जानकारी होना जरूरी है, यानी कि अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि इनसे बचने के लिए। लेकिन भाई साहब इस केस में तो सारी अवेयरनेस, जागरूकता है ना, रखी की रखी रह जाती है, कोई काम ही नहीं आती। क्योंकि आपने क्लिक किया है नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना क्लिक किए ये इंस्टॉल हो सकता है पेगासस सॉफ्टवेयर। तो ये अटैक करता है भाई साहब, सारा डेटा रिसीव कर लेता है, चुरा लेता है जो भी है। ऐसे देखो ये मालवेयर फंक्शन, मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ना फंक्शन, ये कई तरीके के होते हैं, जैसे ट्रोजन है, वायरस है, वोम है। इनके बारे में एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं, ये नोट कर लेना आप। मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो अनवांटेड इलीगल एक्ट परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। ये मेलिशियस इंटेंट होती है इसकी सॉफ्टवेयर की, यानी कि आपका डेटा चुराने की इसकी सोच होती है, इंटेंट होती है। मालवेयर क्लासीफाई किया जा सकता है, कैसे ये इंस्टॉल होता है आपके मोबाइल में, कैसे स्प्रेड होता है, फैलता कैसे आपके मोबाइल की फाइल, कैसे ये फाइलों में घुसता जा रहा है या डिलीट कर रहा है या डेटा चोरी कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इस बेस पे इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। ये कैटेगरी है, जैसे वायरस, एक मालवेयर होता है वायरस। ये वायरस क्या है, ये एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर, ये मान लो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जाएगी और फिर आपकी जो फाइल है ना उनमें कॉपी होती रहेगी। आपकी जो फाइल है, डेटा है, या आपकी इमेज है, इमेज के अंदर घुस जाएगा कि इमेज करप्ट कर देगा। जैसे आपने इमेज खींच के आपके मोबाइल में रखी हुई है अपनी, खुलता है भाई साहब इमेज दिखाई देती है, लेकिन ये जब इमेज में घुस जाएगा ना तो ये करप्ट कर देगा, आपकी इमेज खुलेगी नहीं, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। या कोई डेटा है, पीडीएफ है, उसका डेटा ये करप्ट कर देगा, सारा डेटा। नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स ऐसा है, देखो जो वायरस है वो रेप्लिकेट होता रहता है कंप्यूटर में, मोबाइल में घुस के सारी फाइलों में चला जाता है। लेकिन ये क्या है, वॉर्म, ये सिस्टम टू सिस्टम जाता है। ये क्या है, एक सिस्टम से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में,
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये सारी जो भी फाइल होती है उनको खराब कर देता है, इन्फिल्ट्रेट करता रहता है उनमें। नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन है, इसको ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। ट्रोजन ये ऐसा प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी होती है आपकी, जैसे पासवर्ड लगाया है उसको ये क्रैक कर लेगा, यानी कि बैक डोर एंट्री। आपने कोई भी पासवर्ड लगा रखा हो, आपको पता भी नहीं है, और ये आपके नेटवर्क कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में घुस जाएगा, सारा डेटा चुरा लेगा, हैक कर लेगा, यानी कि कितना भी सिक्योर नेटवर्क को ये एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट है होक्स। होक्स क्या है, एक ईमेल भेजी जाती है, जैसे आपने गूगल की जीमेल आईडी बना रखी है, आपको ईमेल आएगी, आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल आएगी, आपको ईमेल पे लिखा होगा, आपको चेतावनी देगा, वार्न करेगा ये कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान है, और आपका नुकसान ये है कि आपका कंप्यूटर, ये फाइल करप्ट हो सकती है, या आपका मोबाइल चोरी हो सकता है, मोबाइल में डेटा चोरी हो सकता है। तो ये मैसेज में लिखा होगा ईमेल में। अब वो ये कहेगा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसा करो, ये सॉफ्टवेयर है, उसकी लिंक दी हुई होगी ईमेल में कि ये प्रोसीजर को आप रन करो, इसको इंस्टॉल कर लो, और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपके मोबाइल में एक प्रोग्राम रन हो जाएगा और एक इंस्टॉल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जैसे क्लिक करोगे उसमें ईमेल पे, और फिर वो आपकी फाइल को डिलीट करता चला जाएगा, आपके सिस्टम को इन्वेड कर लेगा, आक्रमण कर लेगा, और सारी फाइल इंपोर्टेंट डिलीट करता चला जाएगा। ये है भाई साहब हॉक्स। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वही है जैसे पेगासस। पेगासस भी क्या है, एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का एग्जांपल है पेगासस सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, यानी कि जासूसी करता है, ये देखता रहता है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है, किसी के जरिए भेजा जा सकता है, ये स्पाईवेयर। एक देखो रैंसमवेयर और होता है। रैंसमवेयर, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। जैसे मान लो आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी जो गुंडा होते हैं, मतलब विलेन होते हैं, विलेन गुंडा मूवी में, किसी बच्चे को या किसी को मतलब किडनैप कर लेते हैं। वो किडनैप करने के बाद जो रकम मांगते हैं ना, कि हमें 10 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो, तब आपके बच्चे को छोड़ेंगे या आपकी बीवी को छोड़ेंगे, ऐसे कर लेते हैं भाई साहब किडनैप। तो ये रैंसम मांगते हैं, फिरौती। तो ऐसी एक सॉफ्टवेयर भी है भाई साहब, मालवेयर, जो गलत इंटेंट से इंस्टॉल कर दिया जाता है किसी के कंप्यूटर या मोबाइल में, रैंसमवेयर, और फिर उससे रकम मांगी जाती है, यानी कि आपके मोबाइल में आ गया, ये इंस्टॉल हो गया, तो एक पासवर्ड लग जाएगा। अब पासवर्ड मांगेगा वो, उस पर मैसेज लिखा होगा कि आप इस अकाउंट में 10 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000 रुपये भेजो, तब आपको ये पासवर्ड दिया जाएगा, खोला जाएगा, वरना आपका सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। ये है रैंसमवेयर। नेक्स्ट है CCI फाइल्स अमेजन फॉर 200 करोड़। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। CCI का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने अभी नवंबर 2019 में अप्रूवल दी थी अमेजन को इन्वेस्टमेंट करने की फ्यूचर ग्रुप में, लेकिन वो अभी रोक दिया कुछ समय के लिए, फ्रोज कर दिया, क्योंकि देखो अमेजन और फ्यूचर ग्रुप भी एक कंपनी है। अमेजन के बारे में भी जानते हो आप, फ्यूचर ग्रुप के बारे में भी देखो, इसके बारे में कई बार पहले हम पढ़ चुके हैं, तो सारी डिटेल हम नहीं जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे। तो फ्यूचर ग्रुप ने अमेजन के साथ एक डील की कि अमेजन के साथ मिलकर अपना ये प्रोडक्ट बेचेगा, माल बेचेगा, लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने अमेजन को बिना बताए हुए फिर रिलायंस से एक डील कर ली जो इसने अमेजन से की थी। तो ये अमेजन ने केस डाल दिया था सियाक में। सियाक है भाई साहब एक अर्बिट्रेशन सेंटर, सिंगापुर में है, ये एक कंट्री है यूरोप में, सिंगापुर इंटरनेशनल अर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये केस चल रहा था इसमें। तो ये इन्वेस्टमेंट की जो डील वील हो रही थी ना इसकी, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रोक लगा दिया, क्योंकि अमेजन ने भी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा का इंडिया की एक अथॉरिटी है, उसको ये फुल डिटेल नहीं दी थी अमेजन ने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल थी इसकी, सारी डिटेल इसने नहीं दी थी इन्वेस्टमेंट कि जो भी, जब इसने अप्रूवल लिया था ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो सारी डिटेल नहीं दी थी, इसलिए इसने इस पर रोक लगा दिया भाई साहब। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक का मतलब है एक एक्ट द्वारा कानून बना के बनाई गई थी। ये 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 में बनाया था, फिर 2003 में ये बॉडी बनाई थी, और फुली फंक्शनल हो गई थी 2009 से, यानी कि ये लागू हो गई थी, काम करना शुरू कर दिया था 2009 से। ये एंटी कम्पिटिटिव जो भी एग्रीमेंट होते हैं उन पर रोक लगाती है, यानी कि एक कंपनी ज़्यादा फायदा ना ले जाए, दूसरी कंपनी को डुबा दे, तो ऐसे कंपटीशन को ये रोकती है, यानी कि सारे कंपटीशन बराबर से रहे, इक्वलिटी रहे सारी कंपनियों में, ये काम करती है। रेगुलेशन बनाती है, रूल्स रेगुलेशन एक्विजिशन के लिए, मर्जर के लिए। एक्विजिशन का मतलब कोई कंपनी ए कंपनी बी कंपनी को खरीदना चाहती है, तो किस तरीके से खरीदेगी, ये रेगुलेट करती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मर्जर करने का मतलब है एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाए, तो पहले CCI से परमिशन लेनी पड़ती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसके कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मेंबर होते हैं इसमें, एक चेयरपर्सन होता है इसका, हेड
और 6 मेंबर होते हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो इसके जो मेंबर होते हैं वो पर्सन जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उनके पास, कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 15 साल का, 15 साल से कम नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड में उनको यानी कि नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य के बारे में, लॉ कानून के बारे में, फाइनेंस वित्तीय प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी हो भाई साहब। तो ड्यूटी क्या होती है सीसीआई की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं कंपटीशन में उनको एलिमिनेट करना, मतलब विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, कंपटीशन को रोकती है कोई कंपनी या कुछ कर रही है तो उसको एलिमिनेट करना है, ऐसे जो एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि कंपटीशन सस्टेन रहे इसको प्रमोट करना इसका काम है। कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। ट्रेड करने की फ्रीडम रहे, आज़ादी रहे इंडिया की मार्केट में, ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना इसका काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है कोवोवैक्स। कोवोवैक्स प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक वैक्सीन है, वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसने अभी एमरजेंसी अप्रूवल दे दी है। किसको? इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा रही है ये वैक्सीन कोवोवैक्स। इंडिया की इंडिजीनसली नहीं है ये, सीरम जो इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में एक जगह है भाई साहब, पुणे में ये सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहा, बना रहा है। इसने यूएस बेस्ड एक कंपनी है नोवावैक्स, इसकी ये वैक्सीन है, इससे लाइसेंस लिया सीरम इंस्टीट्यूट ने, तब ये प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। तो इसको WHO ने अप्रूवल दे दी है, एमरजेंसी अप्रूवल, कि कोवोवैक्स वैक्सीन भी कोरोना वायरस के लिए लगाई जा सकती है लोगों में। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जो कोवोवैक्स वैक्सीन है ग्लोबली। इसकी 2 डोज दी जाती हैं और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रखी जाती है सेव करके। अगर 8 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे रखी जाएगी तो ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है। तो ये वैक्सीन कोवोवैक्स है जो, ये प्रोग्राम है किस किस का मिलके है, देखो वैक्सीन अलायंस है गावी, WHO है, ये गावी है ना, गावी एक अलायंस है, गठबंधन, बहुत सारे इसमें NGO वगैरह का, तो ये भी एक NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संस्था, गैर लाभकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये गावी। WHO आप जानते हो क्या है, एक है कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी, ये भी देखो नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स अमेरिका के एक आदमी है भाई साहब, रिचेस्ट पर्सन, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, ये बिल गेट्स हैं जो, उनकी एक ये है सेपी और गावी भी, ये इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एक यूनिसेफ है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और वर्ल्ड बैंक है, और भी कई सारी इसमें NGO टाइप हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें ये कोवैक्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देखो ये कोवैक्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम, वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन किसकी थी? US बेस्ड नोवावैक्स कंपनी की, और ये जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बना के कोवोवैक्स प्रोग्राम के जरिए बांटी जाएगी ये वैक्सीन। वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स और प्रोग्राम का नाम है कोवैक्स। कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए बांटी जाएगी, और प्रोग्राम किसका है? इन सब का मिला के इस प्रोग्राम के अंदर ये वैक्सीन बांटी जाएगी। किसको? गरीब देशों को भाई साहब, जिनके पास पैसा नहीं है, वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो आदमी ऐसा थोड़ी नहीं है सारे कोरोना वायरस से मर जाएंगे। तो ऐसे गरीब देशों में ये वैक्सीन बांटी जाएगी, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, इसका टारगेट यही है। और जो ये अलायंस है ना, ये कोवोवैक्स प्रोग्राम है जो, ये भी देखो ये इसका यही टारगेट है कि ऐसे गरीब देश जो जिनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, किसी भी डिसीज की कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, तो उपलब्ध कराना इसका मेन काम होता है। ये सपोज किया जा रहा है कि लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोक्योरमेंट और सप्लाई ऑपरेशन होगा पूरी हिस्ट्री में, जब दिया जाएगा इस प्रोग्राम के जरिए, कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए बांटी जाएगी ये वैक्सीन। ये प्रोग्राम देखो 20% ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 92 एडवांस मार्केट कमिटमेंट कंट्रीज हैं जो, उनमें ये वैक्सीनेट किया जाएगा रफली। और मिडल लोअर इनकम नेशन है जो, यानी कि गरीब कंट्री हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोविड-19 वैक्सीन के लिए पैसा देना, यानी कि दूसरे देश से खरीद भी लें, इतना भी उनके पास मनी नहीं है, तो उनको ये कंट्रीज़ को बांटी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इस प्रोग्राम के जरिए। तो यही था आज के टॉपिक।